नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। लास्ट वीक आप सबके साथ जो कलेक्शन वीडियो शेयर की थी, आप लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया। एक्चुअली पुरानी यादें रिकॉल करना हम सबको पसंद है ना? तो चलिए आज इस वीडियो में भी आप सबके साथ और कुछ पुरानी पॉपुलर हैक्स फिर से शेयर करते हैं। आप में से जो लोग उसे पहली बार देखेंगे, उन्हें थोड़ा हेल्प हो जाएगी, और जो ऑलरेडी देख चुके हैं उन्हें भी फिर से याद आ जाएगी, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस तरह के किचन नैपकिन को मैं सिर्फ किचन में नहीं और भी डिफरेंट तरीके से यूज करती हूँ। किचन नैपकिन यूज करके आप कैसे टेबल रनर तैयार कर सकते हैं वो मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मैं इस किचन नैपकिन को अप्लायंसेस के कवर के हिसाब से भी यूज करती हूँ। इसका साइज एकदम परफेक्ट होता है, कोई भी अल्टरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, रेडीमेड मिल जाता है, तो हैसल्स भी कम है। इसके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंट किया रहता है, तो दिखने में भी अच्छा लगता है, और बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। किसी भी सुपरमार्केट में 100 रुपीज में 2 या 3 नैपकिन आपको मिल ही जाएगा। तो मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से ये किचन नैपकिन एक बहुत ही वर्सेटाइल चीज है जो कि घर में होना ही चाहिए। वॉश करने के बाद रोज कपड़े फोल्ड करना एक बहुत ही टायरिंग काम होता है ना? चलिए कपड़े को इजिली फोल्ड करना और डेली वेयर कपड़े इजिली स्टोर करने का कुछ आसान सोल्यूशन शेयर करते हैं। लेडीज टी शर्ट फोल्ड करने के लिए उसे पहले हाफ फोल्ड करें, देन अगेन इस तरह से हाफ फोल्ड करें। स्लीव्स को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करें, देन और 2 बार फोल्ड करना है कुछ इस तरह से। बस देखिए कितना छोटा सा फोल्ड हो गया। अभी इसे इजिली किसी भी बास्केट में आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जींस टी शर्ट को आप इस तरह से फोल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह से फोल्ड करने से टी शर्ट का कॉलर की शेप खराब हो जाएगा। जींस टी शर्ट को फोल्ड करने के लिए उसे पहले उल्टा कर ले, देन स्लीव्स को अंदर की तरफ रखें, हाफ फोल्ड करें, देन दोनों साइड से फोल्ड करें, और लास्ट में बीच में से और एक बार फोल्ड कर दें। बस अभी कॉलर बचा के जींस टी शर्ट को भी छोटा सा फोल्ड करके बास्केट में स्टोर किया जा सकता है। लॉन्ड्री करने के टाइम अगर आपकी वॉशिंग मशीन हमेशा अपनी जगह से हिलने लगते हैं, तो शायद आप मशीन का स्पिनिंग स्पीड या फिर आरपीएम ठीक से सेट नहीं कर रहे होंगे। ये गलती बहुत कॉमन है, मैंने भी किया है। मशीन सेट करते हुए हम नॉर्मली स्पिनिंग स्पीड की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अगर मशीन बाय डिफॉल्ट हाई स्पिनिंग स्पीड में सेट किया हुआ है तो उसे सही से सेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मशीन स्पिन करते हुए अपनी जगह से हिलने लगेगा और कपड़े फट जाने की भी चांसेस बढ़ जाएगा। कपड़े ड्राई करने के लिए बहुत ज्यादा हाई आरपीएम की जरूरत नहीं पड़ती। लोएस्ट आरपीएम में ही कपड़े अच्छे खासे ड्राई हो जाते हैं। इसलिए कपड़े मशीन वॉश करते वक्त स्पिनिंग स्पीड के लिए हमेशा लोएस्ट या फिर सेकंड लोएस्ट ऑप्शन ही चूज करें। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि कपड़े और थोड़ा ज्यादा ड्राई होने की जरूरत है, तो स्पिनिंग साइकिल को बैक टू बैक 2 बार रन करवाइए। इससे कपड़े भी ड्राई हो जाएंगे और मशीन भी अपनी जगह से नहीं हिलेगी। थोड़ा बहुत मेकअप करना हम सब पसंद करते हैं। फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर तो हम यूज कर ही लेते हैं, लेकिन उसे सही तरीके से स्टोर करना, कवर करके रखना भी जरूरी होता है, नहीं तो उस पर डस्ट गिरेगी और गंदा ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना स्किन के लिए सही नहीं है। ब्यूटी ब्लेंडर आप इस तरह के फूड कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। आप इस तरह के फूड कंटेनर के बदले कोई भी खाली क्रीम के डब्बे भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ लीड भी है तो ब्लेंडर कवर्ड रहेगी, और अगर कहीं पे कैरी करना है तो मेकअप बॉक्स के अंदर रखने से गंदा भी नहीं होगा। मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, ये तो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा। डीप शेल्फ्स पर बुक्स अगर लेयर में स्टोर करेंगे तो सारे बुक्स आंखों के सामने भी होता है और उसे एक्सेस करना भी आसान हो जाता है। अभी तक मैंने कुछ जुगाड़ यूज कर रही थी, आज इसे चेंज करेंगे। मेरे पास इस तरह का एक किचन रैक था। किचन में इसे अभी मैं यूज नहीं कर रही थी, इसलिए इसे ही बुकशेल्फ पे यूज करूंगी।
रैक के ऊपर 2 कार्डबोर्ड भी रख दूंगी ताकि बुक्स खराब ना हो जाए। अभी सारे बुक्स फिर से अरेंज कर लिया। देखिए, ऐसा नहीं है कि किचन रैक सिर्फ किचन में ही यूज किया जा सकता है। किसी भी ऑर्गेनाइजर को जरूरत के हिसाब से घर में कहीं पर भी यूज किया जा सकता है, बस थोड़ा सा अलग से सोचने की जरूरत है। जीरो कॉस्ट वार्डरोब ऑर्गेनाइजर के हिसाब से पेपर स्टोरेज बैग काफी हैंडी होता है, लेकिन ये DIY ऑर्गेनाइजर ड्यूरेबल नहीं है। थोड़े ही दिन यूज करने के बाद वो फट जाता है। क्लोथ्स ऑर्गेनाइजर के हिसाब से पेपर शॉपिंग बैग यूज ना करके फैब्रिक शॉपिंग बैग यूज किया करें, क्योंकि ये कंपैरेटिवली ज्यादा ड्यूरेबल होता है और सबके घरों में कई तरीके की फैब्रिक शॉपिंग बैग्स मिल भी जाते हैं। इन सारे तरीके की बैग्स को एज अ ऑर्गेनाइजर यूज किया जा सकता है। इस तरह के बिग शॉपिंग बैग से कैसे ऑर्गेनाइजर बनाया जा सकता है वो तो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इस तरह का छोटा बैग से भी ऑर्गेनाइजर बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। बैग को ऊपर से 2 बार फोल्ड कर लेना है, कुछ इस तरीके से। नीचे से आपको 3 फिंगर गैप छोड़ देना है। देखिए कितना अच्छा एक नैरो ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया। नीचे का ये जो कॉर्नर है उसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। आप चाहे तो इसे थोड़ा स्ट्रेंथ देने के लिए कार्डबोर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। इस तरह के ऑर्गेनाइजर नैरो स्पेस ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। इसमें आपके हस्बैंड का नया हैंड कीज, एक्स्ट्रा वॉलेट, सॉक्स स्टोर किया जा सकता है। इस तरह के नैरो स्पेस के लिए रेडीमेड ऑर्गेनाइजर मिल पाना भी मुश्किल है, लेकिन ये जीरो कॉस्ट DIY ऑर्गेनाइजर आपकी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बच्चे का एक्स्ट्रा पेंसिल बॉक्सेस, सॉक्स, वेस्ट कुछ भी स्टोर किया जा सकता है। आप चाहे तो एंट्री वे के पास सारे सनग्लासेस ऑर्गेनाइज करने के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। इस तरह के शॉपिंग बैग्स घर में इजीली अवेलेबल भी होता है। ये ड्यूरेबल होने के साथ साथ यूजफुल भी है, और सबसे बड़ी बात है ये टोटली जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर है। तो हर तरफ से एक विन विन सिचुएशन है। ट्राई जरूर कीजिएगा। जब भी मैं कहीं पे घूमने जाती हूँ तो साथ में 3-4 ईयररिंग्स तो मैं जरूर कैरी करती हूँ। अभी ये ईयररिंग्स को प्रोटेक्टेड रखना भी जरूरी होता है ताकि ट्रैवलिंग के टाइम ये खराब ना हो जाए, टूट ना जाए। ऑनलाइन शॉपिंग के साथ ये बाबल रैप तो हमें मिल ही जाते हैं। मैं उसे लंबा लंबा स्ट्रिप में काट लेती हूँ और ईयररिंग्स को इस तरह से रैप कर लेती हूँ। बबल शीट ट्रांसपेरेंट है तो किसके अंदर कौन सा ईयररिंग है वो इजीली पता चल जाता है। अब इसे किसी भी कंटेनर में या फिर बैग में डाल के कैरी किया जा सकता है। ईयररिंग्स को लेकर कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। उस दिन पौधे में पानी डालने के टाइम मैंने नोटिस किया कि मेरी जो हिबिस्कस प्लांट है उसमें मिलीबग अटैक हुआ है। समर के टाइम हिबिस्कस प्लांट्स पर इस तरह का मिलीबग अटैक बहुत ज्यादा होता है और एक बार इन्फेक्टेड हो जाए तो पौधे को बचाना ही मुश्किल हो जाता है। तो जब भी मैं मेरे पौधे में मिलीबग नोटिस करती हूँ मैं तुरंत एक्शन लेती हूँ। एकदम घरेलू तरीके से ना मिलीबग को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप भी हिबिस्कस के पौधे में मिलीबग का प्रॉब्लम फेस करते हैं तो एक इजी स्टेप फॉलो कीजिए। एक बॉटल में 1 लीटर के करीब पानी ले लीजिए। हैंड वॉश या फिर डिश लिक्विड जैसा माइल्ड डिटर्जेंट मिलीबग को हटाने में मदद करता है। पानी के साथ 5-6 ड्रॉप्स डिश लिक्विड ऐड कर लेना है, उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, देन पौधे में अच्छे से स्प्रे करना है।
सोप वाटर मिलीबग के ऊपर का कोटिंग हटा के उसे मार डालता है। आसपास का पौधे में भी स्प्रे करना ना भूलें। अगर मिलीबग अटैक इनिशियल लेवल पर है तो सोप वाटर बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन अगर सीवियर अटैक हो गया है तो आपको पानी के साथ नीम ऑयल यूज करना पड़ेगा। एनीवे, सोप वाटर से मिलीबग को हटाने के बाद पौधे को थॉरोली नॉर्मल पानी से वॉश करना ना भूलें। मिलीबग हटाने का यह सबसे आसान घरेलू तरीका है, जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास ग्लू गन है तो उसे गर्म करके डेकोर्स के नीचे अगर कुछ ड्रॉप्स लगा देंगे तो वो भी स्क्रैच प्रोटेक्टर के हिसाब से काम करेगा। ये ग्लू डॉट्स क्लियरली डेकोर्स एंड वुडन सरफेस के बीच एक गैप मेंटेन करने में हेल्प करेगा। एक्चुअली Amazon पर ये जो स्क्रैच प्रोटेक्टर मिलता है ना, ये इसका ही एक जीरो कॉस्ट सोल्यूशन है। तो अपना फेवरेट फर्नीचर्स को स्क्रैच से प्रोटेक्ट करने के लिए ये जीरो कॉस्ट आइडिया जरूर ट्राई किया जा सकता है। अब स्टील वुल या फिर स्क्रबर रखने के लिए मैंने इस तरह का एक प्लांटर यूज कर रही हूँ। प्लांटर दिखने में भी आई कैची होता है और इसके नीचे होल भी रहता है, तो गीला स्क्रबर से सारे पानी भी बाहर निकल जाएगा। स्क्रबर इजिली ड्राई भी हो जाता है और प्लांटर में स्टील वुल रखने से वो बाहर से दिखता भी नहीं, तो सिंक एरिया थोड़ा बहुत नीट एंड क्लीन लगता है। में ज्यादा दिन तक रखा जाए तो वो बहुत जल्द ड्राई हो जाता है, खराब हो जाता है। लाइम्स को ज्यादा दिन तक सही रखने के लिए हम तरह तरह के हैक्स यूज करते रहते हैं। मैं भी पहले लाइम्स को न्यूज़पेपर में रैप करके रखती थी, पानी में डीप करके रखती थी, लेकिन मजे की बात बताऊं, इतने सारे हासल्स करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ एक एयरटाइट बॉक्स लेना है और उसमें सारे लाइम्स को रखकर लीड अच्छे से क्लोज कर देना है। ये जो लाइम्स आप देख रहे हो ये 3 वीक्स पुराना है, लेकिन देखकर क्या पता चल रहा है? नहीं ना, अभी भी एकदम फ्रेश है। तो सारे हासल्स को छोड़िए और किसी भी तरह के एयरटाइट बॉक्स में लाइम स्टोर करके रख दीजिए। इवन टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़पेपर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, फ्रिज में ना हमेशा 2-3 लाइम कट करके जरूर रखिएगा, इससे रश आवर में काम आसान हो जाता है। लेकिन हाँ, कटा हुआ लाइम स्टोर करने के लिए हमेशा एयरटाइट ग्लास कंटेनर ही यूज किया करें। बाय द वे, आप कैसे लाइम स्टोर करते हैं वो मुझे जरूर बताइएगा। साड़ी ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह के साड़ी बैग्स हम सब यूज करते हैं, लेकिन यूज करते करते कई बार इस तरह के बैग साइड से फट जाते हैं, तब हम उसे और यूज नहीं कर सकते। लेकिन क्या है ना, इस तरह के साड़ी बैग्स को इजीली रिपेयर किया जा सकता है। आपको एक क्लॉथ स्ट्रिप लेना है, अगर सेम कलर के कपड़े मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई भी कॉटन स्ट्रिप चलेगा। अभी इसे आपको बैग के साइड में एक पाइपिंग जैसा स्टिच करना है। सेम कलर की अगर कपड़ा है तो इफेक्टेड पोर्शन को स्टिच करने से ही चलेगा, नहीं तो साड़ी बैग के पूरे साइड्स को ही स्टिच कर लेना है। बस 10 मिनट के अंदर अंदर आपका खराब हो चुका साड़ी बैग फिर से यूज करने के लायक हो जाएगा। घर डेकोरेट करने के लिए कुशन्स हम सब यूज करते हैं, लेकिन कुछ ही दिन यूज करने के बाद ही कुशन्स का जो फ्लफीनेस होता है वो चला जाता है, कुशन फ्लैट होने लगता है। इस तरह के कुशन्स को इमीडिएट एक लिफ्ट देने के लिए 2 कुशन्स को एक कुशन कवर के अंदर डाल दे। देखना, फ्लैट कुशन्स इमीडिएटली फ्लैपी दिखने लगेगा। लेकिन ऑब्वियसली ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इससे कुशन थोड़ा हेवी हो जाता है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से ये ट्रिक जरूर यूज किया जा सकता है। इस दिवाली मैंने ये कर्टन चेंज की थी, लेकिन इसे ना ऑल्टर करना पड़ेगा क्योंकि इसका लेंथ थोड़ा ज्यादा है। नीचे फ्लोर पे टच हो रहा था तो इजीली गंदा हो जाता।
बाद मैंने सोचा कि कार्टन को स्टिच ना करके ये हेम टेप यूज करके देखते हैं। ये टेप आपको अमेज़न पर 100 रुपीज में मिल जाएगा। पर्दे को नीचे से फोल्ड करके उसके अंदर ये हेम टेप आपको रखना है। और आयरन से प्रेस करना है। एक्चुअली ये ना एक ग्लू टाइप का है जो कि गर्म होने से पिघल जाता है और किसी भी फैब्रिक ऑल्टर हो जाता है, लेकिन इसमें ना टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। ऐसा नहीं है कि आप टेप को अंदर रख के प्रेस करने से ही ये चिपक जाएगा, ना, काफी देर तक फैब्रिक के ऊपर आयरन को रखना पड़ता है। ये भी हो सकता है कि पर्दे की फैब्रिक ठीक है इसलिए इतना टाइम लगा। एनीवे, ये काम तो करता है। कर्टन बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो गया। लेकिन क्या ये मशीन स्टिचेस को रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं, मुझे ये हेम टेप स्टिचेस जैसा ड्यूरेबल नहीं लगा। अगर मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप इसे इमरजेंसी में या फिर कुछ स्पेशल सिचुएशन में जहां हम स्टिचेस लगाना नहीं चाहते हैं उस सिचुएशन में आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हम जब ग्रोसरीज के लिए लिस्ट बनाते हैं तो नॉर्मली हम कंटेनर्स को चेक करके ही लिस्ट बनाते हैं, या फिर जब स्टॉक खत्म हो जाए तो उसे नोट डाउन करके रखते हैं, क्योंकि एकदम सही तरीका है। लेकिन इसके साथ एडिशनली आप ना और एक काम करके रखिए। आपके घर में जो भी ग्रोसरीज यूज होता है ना, उसका एक कंप्लीट लिस्ट बना के फ्रिज पर लगा के रखे। रेगुलर ग्रोसरीज के साथ ओकेशनली यूज होने वाला ग्रोसरी आइटम भी लिख कर रखना है। और जब भी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए लिस्ट बनाए तो एक बार इसे भी चेक कर ले। आप देखना कुछ ना कुछ आइटम आपको मिल ही जाएगा जो कि आप मिस करने वाले थे। इससे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए लिस्ट बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। ये ट्रिक मैंने मेरी ग्रोसरी मैनेजमेंट वीडियो, मील प्लानिंग वीडियो में ऑलरेडी कई बार बोल चुकी हूँ और एक बार याद दिला दिया। हर एक किचन में वुडन स्पैचुला यूज किया जाता है। We all have our own collection, right? नेक्स्ट टाइम वुडन स्पैचुलास में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ चीजें जरूर ध्यान में रखें। इस तरह के फ्लैट टिप और स्मॉल हैंडल वाले स्पैचुलास में इन्वेस्ट ना करना ही अच्छा है, क्योंकि इसका टिप एकदम फ्लैट होने के कारण कढ़ाई में खाना ठीक से स्टार्ट नहीं किया जा सकता और शॉर्ट हैंडल की वजह से हाथ जलने की चांसेस भी रह जाते हैं। सेम रीजन की वजह से इस तरीके का स्पैचुलास भी यूज ना किया करें। इसका टिप राउंड होने के कारण बहुत कम सरफेस के साथ टच होते हैं और इसलिए कढ़ाई में खाना चलाना आसान नहीं होता, और इसका भी हैंडल शॉर्ट है। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा सलाद खाया जाता है तो फिर ठीक है, नहीं तो इस तरह के जो सर्विंग स्पून्स होता है उसे अवॉइड करना ही अच्छा है, क्योंकि उसका डेप्थ कम होने के कारण सही प्रोपोर्शन आप एक बार में नहीं ले सकते, तो खाना बार बार साफ करना पड़ता है। इसलिए इस तरह के स्पैचुलास में इन्वेस्ट ना करें, ये सिर्फ आपकी किचन का स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। रादर आप इस तरह के लॉन्ग हैंडल और थोड़ा सा कार्व वाला स्पैचुला यूज किया कीजिए। इसके हेल्प से खाना स्टर करना काफी आसान होता है और हाथ जलने का चांसेस भी नहीं रहता। इस तरह के कार्विंग वाला जो स्पैचुलास होते हैं वो काफी यूजफुल है, क्योंकि उसके हेल्प से कढ़ाई से ग्रेवी को अच्छे से स्क्रैप किया जा सकता है। सर्विंग स्पून के लिए इस तरह के वुडन स्पून यूज किया करें। इसका डेप्थ काफी अच्छा है तो सर्विंग इजिली हो पाता है। वुडन छलनी में कभी भी इन्वेस्ट ना करें, ये टोटली वेस्ट है। तो किचन में वुडन स्पून्स एंड स्पैचुलास के लिए स्ट्रिप और स्ट्रिप ये 3 तरीके का स्पैचुलास को हैंडी रखें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फंक्शनल है। और बाकी के जो भी स्पैचुलास यूं ही पड़े हुए हैं उसे कटलरी ड्रॉर से निकलकर एक फ्लावर बस में रख दे। दिखने में बुके जैसा जरूर लगेगा और आप 0 कॉस्ट में अपना किचन को डेकोरेट भी कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं हमारी तरफ से फिर मिलूंगा एक नया वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।